ताजीरात हिंद दफ़ा 302 यानी कि हत्या, दफ़ा 420 यानी कि धोखाधड़ी, ये इतने प्रचलित शब्द हैं कि आम बोलचाल में इनका इस्तेमाल काफ़ी होता है। और फिल्मों और दूसरी भाषाओं की तरह इन ऐसे कानून के कई शब्द हैं, कई धारा हैं जो लोगों के मुंह पर चढ़े हुए हैं। लेकिन भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड के ये कानून अब बदलने जा रहे हैं और इनका नया नाम है भारतीय न्याय संहिता। तो कितना क्रांतिकारी बदलाव होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भोपाल के पुलिस कमिश्नर श्री हरिनारायणचारी मिश्रा जी हैं। आपका स्वागत है। ये बदलाव को आप किस नज़र से देखते हैं? भारतीय न्याय संहिता में ऐसा क्या होने जा रहा है? कितने का नए कानून बनेंगे, कितने कानून कम होंगे? तो ये बदलाव को किस तरह से ले जनता? कोई भी कानून तभी तक समाचीन रहता है, तभी तक उसकी प्रासंगिकता रहती है जब तक वो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढाल सके। अगर वो परिस्थितियों बदलती हुई जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, तकनीकी चुनौतियां हैं, अगर इनके मद्देनजर खरा नहीं उतरता है तो उसकी प्रासंगिकता कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। ऐसे में बड़ा आवश्यक था कि बदली हुई जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसके अनुरूप एक भारतीय संसद में नए उस तरह के सुधार हों और शायद उन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपनी न्यायिक प्रक्रिया को ज़्यादा तीव्र करने के लिए, ज़्यादा तत्पर करने के लिए ये संशोधन, ये सुधार आए हैं और इससे बड़ा ही सकारात्मक एक असर रहेगा। अगर हम देखें तो इसमें उन तमाम बिंदुओं को जो कि समय के परिधि से बाहर जा चुके हैं, जिनकी प्रासंगिकता कम हो चुकी है, उन सारे कानूनों को हटाया गया है। वैसे चीज़ों को जिनकी प्राथमिकता बढ़ी है, जिनकी प्रासंगिकता बढ़ी है, जिनके महत्व बढ़ा है, वैसे कानूनों को अब ज़्यादा गहराई से और ज़्यादा सख्ती से लागू कराया गया है। अगर हम जिक्र करें तो बहुत सारे, जैसे कि 124A राजद्रोह जैसी जो धाराएं थी, ये ब्रिटिश राज में ब्रिटिश के खिलाफ मुख्य तौर पे किसी भी तरह के मतभेद या बातों को लेकर के किया जाता था। क्योंकि हम जानते हैं कि अब कोई ब्रिटिश राज जैसी कोई बात नहीं है, इसलिए वो राजद्रोह की धारा भी नहीं है और उसको इसमें समाप्त किया गया है। चूँकि एक हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो इसलिए राष्ट्र की एकता और अखंडता बड़ी महत्वपूर्ण है और उसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत किया गया है। साथ ही साथ इसमें खास तौर पे और मुख्य तौर पे इसको मजबूत करने के लिए जो आतंकवाद और उससे जुड़ी जो धाराएं हैं, जो कार्रवाइयाँ हैं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम से जुड़े जो मामले हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम में अगर हम बात करें तो जो बड़े ऑर्गेनाइज क्राइम है और जो छोटे ऑर्गेनाइज क्राइम हैं, उन पे कार्रवाई की बात है। उसकी धाराओं को न सिर्फ कड़ा किया गया है, बल्कि पहली बार ऐसा होगा कि बहुत सारी धाराओं में न्यूनतम अपराध, न्यूनतम दंड की सीमा भी तय की गई है। इसमें यह तय किया गया है कि इस अपराध में न्यूनतम इतना दंड रहेगा या फाइन जो होगा, या फाइन की कई जगह जुर्माने की रकम तय की गई है। जैसे आईपीसी की हम बात करें तो आईपीसी में पूर्व में 511 धाराएं होती थी, अब धाराओं की संख्या 358 है, लेकिन उसका विस्तार ज़्यादा है। उनमें बहुत सारे चीज़ों को जो बिंदु उनको समेटे हुए हैं, तो इसके दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे मॉब लिंचिंग है या कम्युनिटी सर्विस है, ये कम्युनिटी सर्विस का अपराध जो होता है, जो कई लोग जो है छोटे अपराध में शामिल होते हैं, तो कम्युनिटी सर्विस की सज़ा दी जाती है, वो किस तरह कारगर रहेगा? यह एक नया प्रयोग किया गया है। विदेशों में, कई देशों में इस तरह का पूर्व में प्रयोग किया जाता रहा है, इस तरह की प्रथा है। लेकिन कम्युनिटी सर्विस के यहाँ तक हम बात करें तो 6 लगभग ऐसे मामले हैं, छोटे मामले, जिसमें कम्युनिटी सर्विस की सजाएं दी गई हैं। 3 साल से कम सज़ा वाले छोटे मामले हैं और इसमें खास इस बात का ध्यान रखा गया है कि इसमें खास तौर पे जो छोटे मामले हैं उनमें लोगों को इस बात का एहसास दिलाना कि एक समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है, साथ ही साथ उनके अपराध के परिमाण को देखते हुए उस तरह की सजा दी गई है। दूसरी तरफ व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो ये भी कहना होगा कि हमारे जेलों पर भार बहुत ज़्यादा है, हमारे जेल अत्यधिक बोझ से कई बार प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में आवश्यक है कि इस तरह के देने से अनावश्यक जेलों पर बोझ भी कम होगा, लोगों को सीधे उसमें इस बात के लिए एक संदेश भी जाएगा और एक सकारात्मक संदेश जाएगी। और छोटे मामलों में प्रथम बार कोई इससे गलती हुई है तो उसको सुधार के मौके के रूप में भी इसे देखा जाना चाहिए। दूसरा, मॉब लिंचिंग और जो धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए भी नए कानून बने हैं, जैसा कि देखा गया है कि तो वो उसमें कितना विस्तार दिया गया है अलग अलग? मॉब लिंचिंग में बड़ी कड़े प्रावधान किए गए हैं। मॉब लिंचिंग में इसमें अगर 5 से ज़्यादा लोग खास तौर पे भाषा के नाम पे, अपने विश्वास के नाम पर, अपने किसी अन्य भेदभाव के आधार पर, खासतौर पे सांस्कृतिक और विश्वास, धर्म, भाषा, तमाम चीज़ों के आधार पर अगर किसी के साथ मिल करके और सामूहिक तौर पे किसी व्यक्ति के साथ इस तरह की मॉब लिंचिंग की घटना करते हैं
तो उसमें सभी व्यक्तियों को इसमें कड़े सज़ा का प्रावधान है, इसमें न्यूनतम सज़ा भी तय है, इसमें आजीवन कारावास जो पूरे जीवन अवधि तक रहेगी उस तरह का सज़ा का ही प्रावधान है, और उसमें उस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो सबको उसमें फांसी तक की सज़ा का प्रावधान है। तो इसमें बड़े ही कड़े इसमें प्रावधान किए गए हैं, और साथ ही साथ और भी इस तरह के जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं, खास तौर पे जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जो मुद्दे हैं, सभी में खास तौर पे बढ़ाया गया है इनको। खास तौर पे जो सज़ा की अवधि है, सज़ा का विस्तार है, उसको काफ़ी व्यापक स्तर पर किया गया है। इसमें एक नई चीज़ हमें देखने को मिली है कि इलेक्ट्रॉनिक, जैसे साइबर क्राइम तो आपने काफ़ी उसको तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसके लिए पुलिस ने कई नए क्राइम कानून बनाए हैं। इसमें एक चीज़ है कि व्हाट्सएप और दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं उसके एविडेंसेस भी इसमें गिने जाएंगे। ये लोगों के थोड़ा सा इसमें जागरूकता कम है। तत्परता से कार्रवाई हो और सज़ा का दोष सिद्धि का प्रतिशत बढ़े, इस पर भी काफ़ी काम हुआ है। इस पर मुख्यतः जो समान नागरिक, खास तौर पे अगर हम बात करें तो जो अपने जो CRPC 1973 की जो थी उसका जो प्रतिस्थापन किया गया है, उसमें व्यापक उसमें परिवर्तन किए गए हैं। और इसमें खास तौर पर अगर हम देखें तो आपने जो जिक्र किया, तो उसमें सज़ा की अवधि को साथ साथ इसमें तत्परतापूर्वक कार्रवाई भी तय की गई है। बहुत सारे ऐसे कार्रवाइयाँ हैं जिसमें समय सीमा तय की गई है कि उस समय सीमा में ही, उस समय अवधि में ही उसको अंतिम रूप से उसका निष्पादन किया जाए। तो इससे निश्चित तौर पे इस तत्परता से उसमें सज़ा का प्रतिशत भी बढ़ेगा और सज़ा का प्रतिशत भी, खास तौर पे इसमें एक निश्चित समयावधि में दंड देने में इसमें व्यवस्था को मदद मिलेगी। ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसमें कि 1, 2, 3 जैसे 101, 99, 100, 101 ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसमें कि ये मर्डर या उससे रिलेटेड क्राइम्स को जोड़ा गया है। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे सेक्शन हैं जो आप 124 जो आपने बताया था, उसमें भी बहुत सारे सेक्शन है, उसका विस्तार किया गया है। थोड़ा सा हमें इसमें बारे में बताएं। नहीं, कुछ धाराएं हटाई गई हैं, कुछ धाराएं जोड़ी गई हैं। जो हटाई गई धाराएं हैं जैसे कि 310 जैसी जो ठगों से संबंधित जो धाराएं थी हटाई गई हैं, जैसे कि 497 जैसी धाराएं हटाई गई हैं जो एडल्ट्री से जुड़ी हुई थी, जैसे कि 377 जैसी धारा हटाई गई है जो कि अब नहीं है। इसकी तरह जैसे कि मैंने बताया 124A धारा जो राजद्रोह की थी वो हटाई गई थी। इस तरह जो धाराएं लगता था कि समय के साथ उनकी प्रासंगिकता नहीं है या उनसे दूसरी धाराओं में उस अपराध को समाहित किया गया है, तो उनको अलग किया गया है। जो नई चीज़ें जोड़ी गई हैं इसमें खास तौर पे जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जो परिभाषा है उसमें नए अपराधों का विस्तार हुआ है, नए अपराधों को जोड़ा गया है। इसी तरह खास तौर पे इसमें अपराध की, संगठित अपराध की जो परिभाषा है उसमें अलग अलग प्रावधान है। आतंकवाद से जुड़े जो परिभाषाएं हैं तो उसमें जो खास तौर पे विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की बहुत सारी धाराओं को उसमें समाहित किया गया है। जो पहले अलग धारा होती थी उसके बहुत सारे प्रावधान अब हमारे जो नई नागरिक संहिता आ रही है, न्याय संहिता आ रही है, उसके हिस्सा होंगे। तो उसमें कोशिश की गई है कि न्याय को ज़्यादा त्वरित और पारदर्शी बनाने के लिए, उसको रफ्तार देने के लिए जो भी प्रावधान हो सकते हैं उसे इसमें समाहित किया जाए। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, EFIR जो आप जो है दूसरी जगह बैठ के EFIR कर सकते हैं, उस बारे में थोड़ा सा बता दें। EFIR का प्रावधान किया गया है जिसमें कोई भी गंभीर जो मामले हैं उसमें व्यक्ति कहीं से भी शिकायत करके कहीं से भी उसमें FIR करा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कानून तो बहुत सारे हैं और कानून का पालन भी बहुत सारा करना है, लेकिन जनता को ये सुविधाएं दी गई है कि वो पुलिस के साथ समन्वय करके अपनी शिकायत उन तक पहुंचा सकती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली हो या उनकी प्रेजेंस खुद की मौजूदगी में हो। इस विषय पर आपकी अगर कोई राय हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिए।